हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास प्रकाश के बारे में पढ़ा था। प्रकाश के बारे में आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास हमने पढ़ा था कि प्रकाश क्या है, का कार्य क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या होता है, प्रकाश की किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और उसके नियम को कैसे दर्शाया जाता है। ये सभी चीजें हमने समझाने का प्रयास किया था। तो पिछले क्लास हमने ये आपतित किरण, आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, इस सभी को यहां तक हमने इस सभी को जिक्र कर लिया था। अपवर्तन कोण, इस पिक्चर के बारे में हमने बताया था कि ये पिक्चर में क्या फर्क होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं इस पिक्चर को। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में पढ़ा दिया था, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं कि देखिए, एक विरल माध्यम है और एक क्या है, सघन माध्यम। एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम है। और यहाँ क्या है, सघन माध्यम है और क्या है, विरल माध्यम। दोनों में अंतर देख लीजिए। ऊपर में विरल माध्यम, नीचे में सघन माध्यम, जबकि यहाँ सघन माध्यम, यहाँ क्या है, विरल माध्यम। तो देखिए, जब कोई प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। लेकिन जब ये विपरीत हो जाता है, सघन माध्यम को कहाँ रख दिए, ऊपर, विरल माध्यम को कहाँ, नीचे। जब ऐसा कंडीशन होता है तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है, अपने अभिलंब से दूर भाग जाती है। यहाँ विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, लेकिन सघन से जब विरल की ओर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर भाग जाएगा। ये प्रश्न हमने देख लिया था। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने अभी जिसका जिक्र किया, वही बातें यहाँ बताया गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से कहाँ, विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। जबकि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। हमने चित्र में देखा, एक अभिलंब की ओर मुड़ जाती थी, एक अभिलंब से कहाँ, दूर हो जाती थी। ठीक ना, फर्क क्या है, विरल से सघन, सघन से क्या, विरल। ठीक ना। अब यहाँ देखिएगा अगला कि जब प्रकाश की किरणें दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े सीधे क्या हो जाती है, निकल जाती है। कहने का मतलब ये झुकने का कारण था। देखिए, झुकने का कारण था, ये तिरछी है जिसके कारण ये झुक जाता। तिरछी आती, प्रकाश कहाँ से कैसे आती थी, तिरछी आती थी, जिसके कारण क्या हो जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर क्या हो जाती थी, झुक जाती थी। लेकिन जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर लंबवत पड़ेगी, लंबवत का मतलब समझते हैं, एकदम सीधा 90 डिग्री लंबवत पड़ेगी तो किसी तरफ ना तो झुक, अभिलंब की ओर झुकेगी, ना अभिलंब से कहाँ, दूर होगी, वो सीधा निकल जाएगी। जैसे चित्र में आपको दिखाया गया होगा, यहाँ चित्र में आपको दिखाया गया होगा। अब यहाँ देखिएगा, लंबवत पड़ने वाली किरण सिल्ली से क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है, कहीं मुड़ती नहीं। मुड़ेगी कब, जब कोई प्रकाश की किरणें तिरछी प्रवेश करेगी तब। आगे देखेंगे, आगे देखिए अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या होता है, तो एक बात याद रखिएगा, हमने माध्यम पढ़ा था कि निर्वात में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, सब पढ़ लिया था। निर्वात में, शून्य में, जल में, कांच में, वायु में, सब में प्रकाश की चाल पिछले क्लास हमने पढ़ा था। तो अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक होता है कि अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, कहाँ, शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से समझिएगा, अपवर्तनांक अगर निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, शून्य में प्रकाश की चाल। हमको प्रकाश की चाल ही चाहिए। पहला क्या, शून्य में प्रकाश की चाल क्या होता है, और दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम का मतलब होता है कि वायु है, कि जल है, कि कांच है, ये माध्यम होता है। तो ऊपर में शून्य में प्रकाश की चाल रखेंगे, नीचे में क्या होंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल को रख के अगर डिवाइड दे देते हैं तो वहां से क्या निकल जाता है,
ये अपवर्तनांक निकल जाता है। यानी हम यहाँ फॉर्मूला देखिए, अपवर्तनांक को किससे सूचित, n से सूचित करते हैं। अब यहाँ देखिए माध्यम में अपवर्तनांक की अगर बात करें तो माध्यम में अपवर्तनांक बराबर हम n बराबर अभी बताए थे शून्य में प्रकाश की चाल बटे क्या, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, यही क्या कहलाता है, यही आपका क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता। शून्य में प्रकाश की चाल को ऊपर और माध्यम में प्रकाश की चाल को कहाँ, नीचे रख दीजिए, आपसे क्या निकल जाएगा, अपवर्तनांक निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए जैसे एग्जाम्पल आप देखिएगा, तो एग्जाम्पल देखिए, एक आपसे यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक निकालिए। तो कांच का अपवर्तनांक सिंपल सी बात है, अपवर्तनांक निकालने का एक ही तरीका होता है कि शून्य में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, शून्य में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। माध्यम कांच है तो कांच में प्रकाश की चाल, ठीक ना। अगर माध्यम जल रहता तो जल में प्रकाश की चाल, वायु रहता तो वायु में प्रकाश की चाल। ये आगे हमेशा ऊपर में हमेशा शून्य में प्रकाश की चाल रहेगा, माध्यम यहाँ बदलेगा, ठीक ना। तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि कांच में प्रकाश की चाल देखें तो कितना, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये जो प्रकाश की चाल है ये हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, वायु में कितना होता है, निर्वात में कितना होता है, जल में कितना होता है, पिछले वीडियो में दिया गया है। तो देखिए तो शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख अब बट्टे कितना, 2 लाख, 0 से 0 खत्म, ये काटेगा तो कितना 1.5, यानी अपवर्तनांक का मान कितना आ गया 1.5। तो अगर कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो शून्य में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल, जल का निकालना होगा तो शून्य में प्रकाश की चाल बट्टे जल में प्रकाश की चाल, वायु में निकालना हो तो शून्य में प्रकाश की चाल बट्टे क्या, वायु में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप प्रकाश की चाल याद रखिए कि वायु में कितना होता है, जल में कितना होता है, हीरा में कितना होता है, निर्वात में कितना होता है, सब अपवर्तनांक आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखिएगा, तो आगे है एक निरपेक्ष अपवर्तनांक, कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, देखिए ऊपर में निर्वात अब बट्टे में क्या, माध्यम कुछ भी हो सकता है, ये माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर में क्या होना चाहिए, निर्वात होना चाहिए, और नीचे में क्या, माध्यम होना चाहिए। तो देखिए किसी माध्यम का निर्वात की अपेक्षा अपवर्तनांक को, यानी निर्वात की अपेक्षा माध्यम, इसकी अपेक्षा इसका, निर्वात की अपेक्षा कहाँ, माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा यही क्या कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। फिर से समझिएगा, निर्वात की अपेक्षा यानी इसके अपेक्षा जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक क्या है, यही क्या कहलाएगा, यही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। जबकि अपेक्षिक अपवर्तनांक कहता है कि दो माध्यम, कितने माध्यम, दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक, कितने माध्यम, दो माध्यम जो होंगे, दो माध्यम का मतलब वायु जल कांच हीरा कुछ भी हो सकता है। तो दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के जो अनुपात होता है यही क्या कहलाता है, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। अब आगे देखिए, हमने कुछ प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन पर है, अपवर्तन पर है। अब कुछ प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस समझिए, इस पिक्चर को समझिएगा आसान हो जाएगा। ये उत्तल लेंस मान के चलिए, ये उत्तल लेंस है, ठीक ना। ये क्या होता है, ये अवतल लेंस होता है, ठीक ना। ये उत्तल लेंस से क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश यहाँ भी आया, प्रकाश की किरणें यहाँ आ रहा है और प्रकाश की किरणें यहाँ भी आया। देखिए यहाँ भी प्रकाश की किरण आया। अब ये उत्तल क्या करता है, ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक जगह क्या करता है, ये एक जगह मिला देता है प्रकाश की किरणों को। जबकि ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को मिलाता नहीं है बल्कि और फैला देता है। देखिए तो जब एक बिंदु पर मिलाएगा
जब एक बिंदु पर मिलाएगा, इसको कहते हैं क्या, इसको बोलते हैं अभिसारी। जब प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशा से आती है और एक बिंदु पर मिल जाती है किसी लेंस के बाद, तो वैसे लेंस को क्या कहते हैं, वैसे लेंस को अभिसारी कहते हैं। क्लियर है ना। आज जब प्रकाश की किरणें जब आती है और लेंस से होने के बाद क्या हो जाती है, फैल जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे। तो देखिए यही कारण है, उत्तल लेंस का काम क्या है, जब किरण पुंज, जब किरणों का समूह आता है तो उसको एक बिंदु पर मिला देता है। लेकिन अवतल में क्या काम है, अवतल क्या करता है, एक बिंदु पर नहीं मिलाता, ये आया है डिस्टेंस और फैला देता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको अपसारी कहते हैं। तो परिभाषा देख लीजिए कि उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज, उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर क्या, जाने वाली किरण पुंज को क्या कर देता है, अभिसारित कर देता है, यानी एक बिंदु पर मिला देता है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस का कार्य जो होता है उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को क्या करता है, अपसारित मतलब फैला देता है। यही कारण है कि अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। क्लियर है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में क्या फर्क है, इसको अभिसारी कहा जाता है, जबकि इसे क्या, अपसारित कहा जाता है। अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलाना, अपसारित का मतलब होता है फैला देना। अब आगे देखा जाए तो एक नोट है, नोट को क्लियर रखिएगा। नोट को, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। हमने पिछले क्लास में बार बार जिक्र किया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। उत्तल की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, जबकि अवतल का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब यहाँ देखिए, लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम से क्या की जाती है, मापी जाती है। अब किसी लेंस की क्षमता को कैसे मापेंगे, तो उसकी फोकस दूरी जो होगी उसके क्या, व्युत्क्रम को। तो लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं, लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं, जबकि फोकस को किससे, F से सूचित करते हैं। तो लेंस की जो क्षमता मापी जाती है, याद रखिएगा, लेंस की जो क्षमता मापी जाती है, लेंस की जो क्षमता मापी जाती है, क्षमता का मतलब P, जो मापा जाएगा फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी F को अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f, यानी P बराबर फॉर्मूला हो जाता है 1/f। P का मतलब होता है लेंस की क्षमता यानी पावर, F का मतलब होता है क्या, फोकस। यानी कह सकते हैं कि लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होती है, यानी एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। P बराबर कोई पूछे तो 1/f, कहीं F बराबर कोई पूछ दिया तो 1/ क्या, P। जब ये इसका उल्टा है तो ये भी इसका उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ से कितने प्रश्न, कितने फॉर्मूले, 2। P बराबर 1/f, तो F बराबर भी क्या, 1/क्या, P। अब यहाँ देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसको कैपिटल D से सूचित किया जाता है, कैपिटल D से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है, इसे कैपिटल D से सूचित किया जाता है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, 1 मीटर होती है। समझिएगा इस बात को। अब कोई पूछे कि एक डायोप्टर का मतलब क्या होता है, तो एक डायोप्टर का मतलब ही होता है कि जिसकी फोकस दूरी क्या हो, 1 मीटर हो। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है यानी उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगी। जिस लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर होगा, उसकी कितना उसकी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर। 3 फोकस दूरी 3 डायोप्टर, 4 फोकस दूरी 4 डायोप्टर। क्लियर है ना। यानी जितने, अगर मान लीजिए कि 5 मीटर फोकस दूरी कर दिया तो इसका मतलब कितने डायोप्टर, उस लेंस की क्षमता कितना है, 5 डायोप्टर। यानी कह सकते हैं कि लेंस की जो क्षमता निर्भर करता है उस किस पर निर्भर करता है, फोकस दूरी पर निर्भर करता है कि फोकस दूरी कितना। अगर फोकस दूरी 10 मीटर तो 10 डायोप्टर, फोकस दूरी 2.5 मीटर तो 2.5 डायोप्टर। क्लियर। यानी लेंस की जो शक्ति होती है डायोप्टर में मापी जाती है और किस पर निर्भर करती है, फोकस दूरी पर माप। अब यहाँ देखिए, नोट है कि लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होता है जो चिन्ह उसकी फोकस दूरी का। तो सिंपल सी बात है, जब इसका मान, इसका वैल्यू इस पर निर्भर करता है तो चिन्ह भी उसी पर निर्भर करेगा। अगर फोकस दूरी 1 मीटर है तो डायोप्टर भी कितना, 1। फोकस दूरी 2 मीटर है तो डायोप्टर भी क्या, 2। जब पूरी तरह संख्या निर्भर करता है तो हम कह सकते हैं उसका चिन्ह भी उस पर निर्भर करता होगा।
इसलिए यहाँ लेंस नोट में देखेगा कि लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होता है जो चिन्ह उसकी क्या होता है, फोकस दूरी का। अगर फोकस दूरी प्लस में है तो डायोप्टर का लेंस की क्षमता भी क्या होगा, प्लस में। अगर फोकस दूरी माइनस में है तो लेंस की क्षमता भी क्या चिन्ह में होगा, माइनस में। अतः उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये पिछले क्लास में भी पढ़े थे, अभी भी पढ़े हैं कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें, महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, 2 नियम हमने पढ़ लिए थे। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, निर्वात के बाद हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक ना। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ, निर्वात में। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद किसमें, हवा में। तीसरा, पहला दूसरा तीसरा क्लियर रखें। अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, जबकि उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते क्यों है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते क्यों है, दोनों का जिक्र हमने कर दिया था। अगला, आवर्धन का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब दर्पण की अपेक्षा क्या है, उल्टा है। आवर्धन का मतलब होता है एम, आवर्धन को किससे सूचित, एम से। एम बराबर फॉर्मूला हमने बताया था एच डैश बटे क्या, एच, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। तो याद रखिएगा कि अगर आवर्धन का यानी एम का वैल्यू अगर ऋणात्मक होता है तो यह क्या बताता है कि प्रतिबिंब दर्पण की अपेक्षा क्या है, उल्टा है। प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण की अपेक्षा कहाँ, उल्टा बना। अगला, किसी वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। किसी वास्तविक वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो देख लीजिए, एक बात याद रखिएगा कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, वस्तु का वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, आभासी बन रहा है, तो याद रखिएगा कि वो कौन सा दर्पण होगा, वो समतल दर्पण होगा। अगर आभासी प्रतिबिंब बना तो समतल क्या, ये कौन सा दर्पण में हो सकता है, तो समतल दर्पण में। अब अगला देखिएगा, जल, कांच, प्लास्टिक लेंस के लिए प्रयोग किए जाते हैं लेकिन मिट्टी लेंस के लिए प्रयोग नहीं किए जाते। सिंपल सी बात है। जल, कांच, प्लास्टिक, जल, कांच, प्लास्टिक ये तीनों के तीनों लेंस के लिए प्रयोग किए जाते हैं लेकिन मिट्टी लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, किसका प्रयोग लेंस के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग लेंस के लिए नहीं किया जाता। अगर नहीं किया जाता है यहाँ तो यहाँ से 3 ऑप्शन और 1 ऑप्शन यहाँ से, यानी इसमें किसका उपयोग नहीं किया जाता, तो मिट्टी का उपयोग लेंस के लिए नहीं किया जाता। लेकिन याद रखिएगा कि लेंस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लेंस के लिए याद रखिएगा जल, कांच और क्या, प्लास्टिक। अब अगला, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये मुख्य तथ्य क्लियर है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद हवा में ज्यादा होता है। अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं जबकि उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। आवर्धन का मान ऋणात्मक बताता है कि प्रतिबिंब दर्पण की अपेक्षा क्या है, उल्टा है, ठीक है। किसी वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बन सकता है, ये तो इस समतल दर्पण में बन सकता है। जल, कांच, प्लास्टिक ये सब लेंस में प्रयोग किए जा सकते हैं लेकिन मिट्टी का प्रयोग लेंस में नहीं किया जा सकता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। प्रमुख तथ्य में इधर क्लियर था, अब इधर देखिए। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। हमने अभी पढ़ा था इधर कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। किसी लेंस का आवर्धन का SI मात्रक, किसी लेंस का आवर्धन का SI मात्रक, मात्रक क्या होता है, विहीन होता है। इसका मतलब है, एक बात याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आवर्धन का, किसका, आवर्धन का अगर कोई SI मात्रक पूछे तो आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई SI मात्रक नहीं होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। लेंस का SI मात्रक होता है, लेंस का SI मात्रक होता है, लेकिन कोई पूछे कि आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। लेंस की मुख्य फोकस
की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी? 2। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं, ठीक ना। आपतन कोण, आपतित किरण था तो आपतन कोण, परावर्तित किरण था तो परावर्तन कोण, निर्गत किरण है तो क्या? निर्गत। सिंपल से, आपतित किरण रहेगा तो आपतन कोण, परावर्तित किरण रहेगा तो परावर्तन कोण, और निर्गत किरण रहेगा तो क्या? निर्गत किरण रहेगा तो निर्गत कोण, ठीक ना। ये बताता है कि अभिलंब पे निर्भर नहीं करता है, किरण पर निर्भर करता है कि कौन किरण है। अगर आपतित किरण है तो आपतन कोण, परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण, निर्गत किरण है तो निर्गत कोण, ठीक ना। हीरा का अपवर्तनांक वायु, बर्फ और कांच की तुलना में क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42, 2.42। हमने कांच का अपवर्तनांक अभी पढ़ा था, तो जरा बताइए कि कांच का अपवर्तनांक कितना निकाले थे और कांच का अपवर्तनांक कैसे निकला। पीछे क्लास में, पिछले हम अभी कुछ समय पहले पीछे पढ़ाए थे कि कांच का अपवर्तनांक किस तरह से निकलेगा। अब हीरा का अपवर्तनांक भी उसी प्रकार से निकलेगा, लेकिन याद रखेगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को क्या? अपसारी लेंस कहते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसको किससे सूचित करते हैं? कैपिटल डी से सूचित करते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का ऐसा मात्रक कुछ नहीं होता, मात्रक विहीन होता है। चलिए अब यहां देखिए, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ प्रश्न हैं। हमने प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन को पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या है। यहाँ से महत्वपूर्ण जो तथ्य था इसको क्लियर रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो सिंपल सी फोकस किसे कहते हैं? तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजरती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। देखिए यहां देखिए, तो यहां से किरण गया, यहां से भी किरण गया, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है? तो हमने बताया था कि जब जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर रंगा हो, बाहर की ओर रंगा रहेगा अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर रंगा है, इसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। ये पिछले क्लास में हुआ था। तो देखिए, ये अवतल है कि उत्तल? तो ये अवतल है, तो अवतल में देखिएगा प्रकाश की किरण जा रहा है, यहां से भी प्रकाश की किरण, यहां से भी, लेकिन ये परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब लौटना, और लौटने के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के, जिस विमुख अक्ष है, पी का मतलब क्या बताए थे? ध्रुव बताए थे। सी का मतलब क्या बताए थे? सेंटर यानी वक्रता केंद्र बताए थे। तो देखिए, जब कोई अवतल दर्पण पर जब कोई प्रकाश जाता है, तो प्रकाश जाने के बाद यानी परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब लौटता है। तो जब लौटेगा तो किसी मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिलेगा, तो ये मुख्य अक्ष होता है, इसके बिंदु पर मिलेगा, और जिस बिंदु पर मिलेगा उसी को क्या कहेंगे? अवतल का क्या? मुख्य फोकस कहेंगे। क्लियर है? पर ये पिक्चर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। ये क्या था? अवतल दर्पण। यहाँ से प्रकाश की किरण गया, अवतल दर्पण में बताए थे ये मुख्य अक्ष होता है। एफ का मतलब फोकस, सी का मतलब क्या होता है? सेंटर यानी वक्रता केंद्र, पी का मतलब ध्रुव बताए थे। तो यहाँ से किरण गया, परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद लौटा, ये भी परावर्तन हुआ, ये भी क्या हुआ? लौटा। लेकिन लौटने के क्रम में देखिएगा मुख्य अक्ष के क्या एक बिंदु पर मिलती है, तो मिलेगी, जहां मिलेगी उसी को क्या कहेंगे? उसी को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। चलिए बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है यहां से कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता। सीधा तथा क्या? आवर्धित प्रतिबिंब। तो पिछले पढ़ाया गया है कि ऐसा कौन सा दर्पण है? तो ये क्या है? अवतल दर्पण है। हम वाहन के में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, ऐसा क्यों? यानी कहने का मतलब कि जब वाहन में पीछे देखने के लिए हम उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण? उत्तल, यानी जब गाड़ी चलाते हैं तो पीछे देखने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। ऐसा क्यों? उत्तल दर्पण को वरीयता दिया जाता है, यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऐसा क्यों?
तो देखिए, आप जानते होंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है। वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में क्या बनता है, छोटा बनता है। आज जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा देगा तो बड़ा वस्तु को भी हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि हमारी हाइट इतनी बड़ी है 5 फीट, अगर हम किसी वस्तु से 2 फीट में हमको देख पाएं तो बेहतर देख पाइएगा। जितना छोटा प्रतिबिंब बनेगा उतना बेहतर हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वो भी पूरी तरह देख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए, चूंकि उत्तल दर्पण में हमेशा क्या आभासी तथा क्या बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसका दृष्टि काफी अधिक होता है। इसका दृष्टि क्या होता है, काफी अधिक होता है, जिसके कारण ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को क्या कर सकता है, देख पाता है। इसीलिए वाहन में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं या उसके उत्तल दर्पण की क्या वरीयता देते हैं, ठीक ना। ध्यान समझिएगा, क्या होता है, उत्तल दर्पण का काम क्या है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और क्या कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु से कहाँ क्या बनता है, छोटा। आभासी और सीधा तो बनता ही बनता है, उससे क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। और जब कोई वस्तु छोटा बनेगा तो उसको हम आसानी से देख पाते हैं, आसानी से देख पाते हैं, जिसके कारण हम उत्तल दर्पण में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण में वाहन में पीछे देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हमने आज लेंस के अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, कब ये सघन, कब ये अभिलंब की ओर मुड़ता है, कब यह विलंब से दूर होता है। अपवर्तनांक के बारे में पढ़ें कि अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है, क्लियर है ना। अब देखिए, निरपेक्ष अपेक्षिक अपवर्तनांक उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। नोट था, लेंस के बाद क्षमता के बारे में पढ़े थे, नोट था महत्वपूर्ण तथ्य था। तो महत्वपूर्ण तथ्य को याद रखिएगा कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे।